हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2021 के कैंडिडेट्स के लिए जो है कल सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन हो चुकी है। अब उनके दो तीन डाउट्स आ रहे थे, तो उसको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला ये डाउट आ रहा था कि सर उस नोटिस के जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको बता दो। तो मैं उस नोटिस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स दिए गए हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आगे अब क्या करना है, किस तरीके से फर्दर प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताऊंगा। और उस नोटिस के अंदर सारा लिखा गया है कि आगे हमें किस तरीके से फर्दर प्रोसेस करना है। तीसरा ये डाउट आ रहा था कि सर उसके अंदर क्या नए कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो डेफिनेटली उसके अंदर नए कैंडिडेट्स को लिया गया है। ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी उनको भी लिया गया है। ठीक है, दूसरा जैसे जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया था उनको प्रायोरिटी दी गई, और किन कैंडिडेट्स को नहीं लिया गया उसके बारे में भी बता दीजिए। तो ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये भी डिटेल में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नोटिस पे। जो नोटिस हमारे पास आया हुआ था, तो सबसे पहले जो हमारे पास नोटिस आया हुआ था वो एम्स की तरफ से ये था, जिसके अंदर जो है कैंडिडेट की लिस्ट दी हुई थी, और लिस्ट के अंदर सारे नाम थे कैंडिडेट्स के, और उन कैंडिडेट्स को जो है क्या क्या सीट अलॉट हुई थी ये बताया गया था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे एब्रीविएशन दे रखा है ऊपर, तो उसमें लिखा गया था कैंडिडेट्स हैव मार्क्ड नॉट एलिजिबल ड्यू टू इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑन द पोर्टल। ये मैं आपको कल भी चीज़ क्लियर कर दिया था, बता देता हूँ। इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड था, फर्स्ट राउंड के अंदर मान लीजिए उसको सीट अलोकेट हो गई थी कैटेगरी के अंदर, मान लीजिए आप ओबीसी थे, आपको ओबीसी के अंदर अलॉट हो गई थी सीट फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन आपको जब वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत पाया गया, तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को इनवैलिड करके आपको फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया गया, और आपका आप सेकेंड राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट की गई है, लेकिन वो सीट जो आपको अलॉट की गई है सेकेंड राउंड के अंदर, वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अलॉट की गई है। मतलब आपको सीट तो मिली है, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी के अंदर नहीं मिली जो आपने सर्टिफिकेट बनाया था, क्योंकि वो सर्टिफिकेट इनवैलिड था। तो आपको सीट तो इसमें अलॉट करी गई है, वो सीट जो है किस कैटेगरी में अलॉट करी गई है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आपका नंबर आ जाता है उसके अंदर, तो उस कैटेगरी के अंदर आपको सीट अलॉट करी गई है। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा गया कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। साफ साफ है ये जो आया हुआ है मेमोरेंडम निकला था 29/2015 में कि विदाउट इंटरव्यू सब रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे डायरेक्ट एंट्रीज होंगी, तो वो डायरेक्ट एंट्रीज का इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसके बाद इसमें आपके अब डायरेक्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसके अंदर, मतलब आप डायरेक्ट आपको एम्स के अंदर अब ज्वाइनिंग मिलेगी, आपका जैसे नाम आ गया इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। ठीक है, सेकंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो क्या है कि यार ऑप्शन 2 जो अलॉट हुआ था, ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन 2 करा था उनको क्या सीट मिली है, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यस, अगर आपने ऑप्शन 2 अलॉट किया है तो आपको इसके अंदर प्रायोरिटी दे रखा गया है। आपको ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग भी जो आपने चूज़ करे थे, प्रीफरेंसेज जो भरे थे उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की गई है। मान लिया आपने ऑप्शन 2 चूज़ करा था और आपने फ्लोट कर दी सीट को, आपकी सीट फ्लोट हो गई थी, क्योंकि ऑप्शन 2 किसने चूज़ करा था पहले आपको पता ही होगा। ऑप्शन 2 उन्होंने चूज़ करा था जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई थी, उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ करा था अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया था उनको अपग्रेडेड सीट मिली है, और अगर उनको अपग्रेड सीट नहीं हुआ है, अगर उनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, तो उनको जो है वही सीट वापस से अलॉट हो गई है, तो अब आपको वहाँ पे वापस से एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ है, जहाँ पे भी आपको मतलब जहाँ पे भी आपकी पोस्ट निकली है वहाँ पे आपको अब लेना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी एक वीडियो के अंदर कि या तो आपको जो अपग्रेडेशन है वो या तो आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा अगर वहाँ पे सीट वैकेंट होती है, और अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो वो आपके पास ही वो सीट रह जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 चूज़ करना आपके लिए प्रीफर है। अगर आपको अपनी सीट जो मिली है वो आपको पसंद नहीं है तो आप ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इसके अंदर जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ करा था उनको प्रायोरिटी पे रखा गया, उनको भी सीट अलॉट करी गई है। अगर उनकी या तो सीट अपग्रेड हुई है तो उनको अपग्रेड करके मिली है, अदरवाइज जो उनको सीट थी वही उनको सीट दे दी गई है। ठीक है, इस तरीके से होता है ऑप्शन 2 का प्रोसेस। अब अगला हमारे पास जो आता है वो आता है ऑल सच वैकेंट सीट्स हैव बीन अलोकेटेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो भी वैकेंट सीट थी उनको मेरिट के अकॉर्डिंग जो है अलोकेट किया गया है, ये चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर बोला गया कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया था उसको ऑप्शन मतलब उसको सेकंड राउंड के अंदर बिल्कुल भी प्रीफर नहीं किया गया, जो सेकंड राउंड था उसके अंदर बिल्कुल भी प्रीफर नहीं किया गया। अगर कोई भी कैंडिडेट है जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया था, जो कि इंस्टीट्यूट पे अलोकेट कर चुके थे, मतलब और जाके कुछ रीजन की वजह से उनको इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आया या उनको नहीं जाना था, लेकिन उनको सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया था ऑप्शन 1 चूज़ करके, तो उनको इसके अंदर प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया, इवन उनको कोई भी सीट अलॉट ही नहीं करी गई है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ बोला गया। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड रिपोर्टेड और फाउंड नॉट एलिजिबल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको भी एलिजिबल नहीं किया गया। ठीक है, जो भी इवन जिन्होंने ऑप्शन 1 भी चूज़ किया था, जिनको भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान में उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनएलिजिबल पाए गए, मतलब एलिजिबल नहीं थे, डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, उनको भी इसके अंदर प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया, उनको भी कोई भी सीट जो है इसके अंदर प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो डाउट मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स के आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो ये चीज़ दे रखी है उसको मैं
आपको फटाफट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जिसके अंदर साफ साफ बोला गया था, रिजल्ट इज प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, इन द एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट हमारा 2021 के अंदर निकला था नॉर्सेट के रिक्रूटमेंट के लिए, उसको पूरा पूरा फॉलो करा गया है। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि सारी चीज़ों को फॉलो करा गया, जो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी चीज़ें निकाली गई थी, हमने बिल्कुल उस चीज़ को फॉलो करते हुए सारा जो है रिजल्ट निकाला है, डिक्लेयर किया है। इफ़ एनी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट एंड कम्युनिकेशन सेंड बाय ईमेल ऑन रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो आपको ईमेल या वेबसाइट के ऊपर भेजी गई होगी, अगर कोई भी ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट रही होगी तो। ठीक है, जो कि अगर नहीं होगी और नहीं रही होगी, अगर आपको मेल और ईमेल पे नहीं किया गया होगा तो वेबसाइट पे डेफिनेटली वो चीज़ को वहाँ पे डाला गया होगा। और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रीफर करके रिजल्ट जो है तैयार किया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास द इंस्टीट्यूट एलोकेशन हैज़ बीन डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के बेसिस पे किया गया। मेरिट के बेसिस का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब जिसकी रैंक पहले होगी उसको पहले प्रीफर किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थी, अलोकेशन जो थी, प्लस आपने जो अपनी सेलेक्ट करा था सीट को प्रीफर्ड में, जो सीट अलोकेशन से पहले जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमें सीट को चॉइस करना होता है, फिल करना होता है लाइन वाइज जो हमने करा था, तो उसके अकॉर्डिंग इन सारे प्रीफरेंसेज जो हमने फिल करे थे, उस प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग हमें जो है एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है सीट दी गई है। द एलिजिबिलिटी ऑफ PWBD कैंडिडेट इन सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन डिसीजन ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड हैज़ एज मे बी कंस्टिट्यूटेड बाय कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी एज रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो PWDV की जो एलिजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उनका सर्टिफिकेट बिल्कुल सारे सही होने चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी उनको भी एडमिशन के लिए प्रीफर किया जाएगा, माना जाएगा। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है सही और जो अथॉरिटी जहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए एक्चुअल में वो नहीं है तो उनका भी कैंसिल हो सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है प्रॉपरली और ज्वाइनिंग जो है सारे अब वेरिफिकेशन होगा, मतलब जिनको भी सेकेंड राउंड के अंदर हुआ है इनके अब सीट को, कहने का मतलब है इनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अपलोड करे थे वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, और अगर वेरिफिकेशन में कोई भी चीज़ गलती पाई जाती है एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट, जब आप करेंगे ज्वाइनिंग करेंगे, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहता है तो आपका एडमिशन विड्रॉ कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो सारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट कहीं पर गलत होता है तो आपका एडमिशन विड्रॉ कर लिया जाएगा, इसमें साफ साफ बोला गया जब भी आपकी रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। Please note that the inclusion in the list cannot be claimed as the right to the employment of the post of nursing officer for। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल भी कोई इंक्लूजन जो है लिस्ट में क्लेम नहीं कर सकते एज राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, कुछ भी ऐसा इंक्लूजन आप क्लेम नहीं कर सकते, इसके अंदर साफ साफ बोला गया। MOHF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटिंग एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम्पिटिटिव अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू यूज और नॉट यूज द एवव लिस्ट। ठीक है, जो ऊपर एवव लिस्ट निकाली गई है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है या मेडिकल बोर्ड जो भी है जो कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि ऊपर वाली लिस्ट को कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसके अंदर साफ बोला गया। ठीक है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको, पर उन जो लिस्ट निकली है इसको ही प्रीफर करके जो है एडमिशन लिया जाएगा। पर डेफिनेटली इन्होंने लिख दिया इसके अंदर कि वो उस लिस्ट को प्रीफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर लिखा गया, पर ऐसा फर्दर कुछ होता नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला बोला है द रिजल्ट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ, और साफ साफ बोला गया कि जो कैट का जो केस चल रहा है, जो पेंडिंग चल रहा है अभी न्यू दिल्ली के अंदर, जो हम सबको पता है 80-20 रेशियो के अलावा और जो कोविड में ड्यूटी करी थी, उन सब के अलावा जो भी केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं उन सब के ऊपर जो है फाइनल आउटकम आना भी बाकी है, तो इसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। इसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि फाइनल आउटकम जो भी होगा उसको भी फॉलो किया जाएगा फिर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। द लिस्ट इंक्लूड्स ऑल हु वर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ अलोकेशन। ठीक है, एज पर द एप्लीकेबल रूल मेंशनड इन लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वाउचर। लिस्ट जो है उसके अंदर साफ साफ उन कैंडिडेट्स को किया गया है जो कि सेकंड राउंड के अंदर अलोकेशन के लिए प्रीफर करे गए हैं, उनको ही प्रीफर किया गया है, कुछ भी फर्दर किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का फॉलोअप नहीं किया गया है। साफ साफ बोला गया है कि जो भी जैसे हमने फर्स्ट राउंड ऑफ अलोकेशन किया था उसी तरीके से सेकेंड राउंड ऑफ अलोकेशन भी किया गया और सारी चीज़ों को जो है बिल्कुल फॉलोअप किया गया है और ध्यान रखा गया है कि इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं पोर्टल के ऊपर या जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है सेकंड राउंड के, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड उसके बाद हमारे पास 9th पॉइंट आ जाता है कि ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू पोर्टल एंड एक्सेप्ट द लोकेशन मेड एंड अपलोड द कलर्ड स्कैन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब आपको सीट अलोकेट हो गई है तो अब आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप यहाँ पे वीडियो को जरूर देखें यहाँ से, अगर आपने नहीं भी देखा है। ठीक है, पर मेरे को लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है यहाँ तक, तो इस पॉइंट्स के मेरे ऊपर फर्दर जो है वीडियो बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर भी समझा देता हूँ और फर्दर जैसे भी सिनेरियो रहता है मैं उसके अंदर एक वीडियो आपको डेफिनेटली, कि मेन पॉइंट जो हमारा आता है वो सारे तो ऊपर जो चीज़ें थी वो तो थी, मेन पॉइंट जब हमारे पास आता है वो यही है। यहाँ से हमें देखेंगे क्या चीज़ होता है।
ठीक है। मेन पॉइंट जो हमारे पास 9 पॉइंट से आता है, जो 9 पॉइंट हमारा क्या कहता है, 9 पॉइंट हमारा ये कहता है और प्रोविजन। अब आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको क्या करना है, पोर्टल को लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कलर्ड स्कैन कॉपी को, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेटेस्ट बाय कब तक करना है, 10 अक्टूबर तक। रिपोर्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय एलोकेटेड इंस्टीट्यूट। दो जो हैव ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन प्रीवियस राउंड आर रिक्वायर्ड ओनली टू एक्सेप्ट द एलोकेशन। जिन्होंने प्रीवियस राउंड में कर दिया था, जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज करे थे, उनको क्या करना है, अलोकेशन को एक्सेप्ट करना है और रिपोर्ट करना है बाय एज डायरेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। आपको फिर रिपोर्ट करना है, जो भी डायरेक्टेड इंस्टीट्यूट आपको जब भी जैसे ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तब आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाते हैं, तो आपको वहाँ रिपोर्ट करके कैंडिडेट को वहाँ पे क्या कहते हैं, रिपोर्ट करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सिंक्रोनाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है, उसको फर्दर चेक किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड ना करो। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसको इंस्टीट्यूट यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, एनी फर्दर रिक्वायर्ड टू सबमिट क्लैरिफिकेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट हैव टू बी कंप्लीटेड विद टाइम बाउंड मैनर। मतलब जो भी टाइम दिया गया है 10 तक का, अक्टूबर का, आपको उस टाइम पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ों को सबमिट कर देना है। अगर इसके बाद होता है और टाइम लगता है तो आपका कोई भी जो है टाइम पीरियड जो है फिर वैलिड नहीं होगा और आपकी एलोकेशन को भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है 10 अक्टूबर तक, उस तक आपको सारे के सारे ये सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड एनी इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। और जो भी कैंडिडेट है उनको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। क्या क्या अपलोड करना है, 10th क्लास की मेरिटोकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम, जो भी फर्दर चीज़ें वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स को आपको रिपोर्ट करना है। फिर डिप्लोमा आपको वहाँ पे जेएनएम के लिए जो भी चाहिए होता है, एनओसी को करना है हमें अपलोड। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हैव एडमिट कार्ड हमें जो है हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब सेल्फ अटेस्ट करना है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी जो आपके लिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट थंब इंप्रेशन, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो आपको जब आप पोर्टल खोलेंगे वहीं से डाउनलोड होगा और वहीं से डाउनलोड करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ का कॉपी जो है आपको लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको वैलिड लगाना पड़ेगा, जो भी बोला जाता है कि विद इन 1 ईयर होना चाहिए और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए जो भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। वैकेंसी एडवर्टाइज अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डीओपी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो इस डेटेड तक रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसको सही से पढ़ना है इसको, कि इसमें किस तरीके से बोला गया कि आपके सर्टिफिकेट इस डेट तक लाई करते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आपका एलोकेशन जो है किसी रीजन की वजह से कैंसिल ना हो। जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पेशेंट हैं उनको भी परफेक्ट मेडिकल बोर्ड से बनाया गया प्रोस्पेक्टस होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, जो भी मांगते हैं। नो फर्दर राउंड ऑफ एलोकेशन फॉर इंस्टीट्यूट, आप कोई भी अब इसके बाद कोई फर्दर राउंड नहीं होगा। एनी एडिशनल कम्युनिकेशन शैल बी मेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बाय ईमेल एंड एसएमएस, ठीक है। अब कुछ भी है तो आपके सिर्फ रजिस्टर्ड ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आपको जो भी होगा प्रोविजनली मेल किया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन एलोकेशन से रिगार्डिंग नहीं निकलेगा। तो ये थी फर्दर जो नोटिस थी और ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन सारे पॉइंट्स का, और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के आगे के फर्दर प्रोसेस आपको करने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी, इंपॉर्टेंट रही होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जो भी आ रहे थे कि सर एलोकेशन के बाद अब क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नए कैंडिडेट्स को लिया गया, डेफिनेटली इसके अंदर लिया गया है, और सारी जो भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें थी सर नहीं है। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनली जो है बिल्कुल, जिनके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, उस कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बिल्कुल वैलिड होगा। उसके ऊपर क्या डेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आपको चेक करके सबको ध्यान रख के आगे फर्दर सारे प्रोसेसेस को करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई और डाउट है आपके मन में, किसी के मन में, तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।